हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम बिहार बोर्ड 2022 में जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर मैच करेंगे और देख अपना सेट से अनुसार आप मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का यूनिट पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के लिए कौन सी बात सही है? इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। थर्ड है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए कौन सा करेक्ट है? इसका थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा ए। थर्ड का हमारा करेक्ट आंसर ए है। फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन निम्नलिखित में कौन सही है? तो फोर्थ का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का हमारा ए हो जाएगा। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। हमारा 5 जो क्वेश्चन है द कलर कोड रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर का कार्बन रेजिस्टेंस में कलर कोड क्या होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 6 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 6 है। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर किसका होता है? तो हमें दिख रहा है करेंट मल्टीप्लाई टाइम है, तो ये किसका हो जाएगा? चार्ज का। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। 7 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के लिए कौन सा करेक्ट है? तो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा लॉरेंज फोर्स का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ का आंसर है कि फोकल लेंथ आपको निकालना है और लेंस का पावर दिया हुआ है आपको। तो 8 का आंसर आप हो जाएगा, 8 का आंसर ए हो जाएगा 0.25 मीटर। हमारा जो 9 का आंसर है वो 9 का आंसर हो जाएगा। 9 में जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आंसर आपको मैच कर लेना है, ए हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर ए है। 10 का है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास और एयर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो हमारा 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको रेशियो निकालना था एक्सप्रेशन दिखा करके, तो इसका डी हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर भी हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 12 में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम वाला 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। 13 सोडियम का वर्क फंक्शन क्या होता है? सोडियम का वर्क फंक्शन होता है 2.75, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कितना? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का अगर संख्या निकालना हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसमें ए माइनस जेड, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। और अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड 0.4 से 0.5 गॉस के आसपास होता है, लेकिन अगर इसे टेस्ला में कन्वर्ट करके बोला जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। अब है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज क्या होता है? तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू एन आई ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए कौन सा बात सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद है आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 0 होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपको पता होना चाहिए, वेबर होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज लॉ इज रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल। लेंज लॉ किस पे आधारित होता है? तो यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे आधारित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा होगा, उसका इस पे एक्सप्रेशन कौन होगा? ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 22 का आंसर है कि आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे बताना है कितना होता है। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा ए, ठीक है। 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 23 का आंसर जो है 23 का आंसर आप मैच करिएगा। 22 का हो गया आपका ए और 23 है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर हमारा हो जाएगा इसका यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसके बाद है कूलम का ए हमारा कौन सा था? ए अभी तो हमने 22 किया ना, 22, और ये हमारा हो गया 23 का बी, और 23 का बी, और 24 का
24 का क्या होगा, तो 24 में आपको कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि 25 में कि किसी भी कोई भी कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो C इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला पूछा गया है, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, 25 का आंसर डी। उसके बाद हम 26 पे चलते हैं। 26 का क्या, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में, तो 26 का आंसर मैच करेंगे, इसका हो जाएगा आपका बी है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और 27 कि यदि आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, n कैपेसिटर हैं और सारे का कैपेसिटेंस C1 दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा NC1 टोटल कैपेसिटेंस, तो यानी कि 27 का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर होता है 3 × 10⁶, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, 28 का आंसर ए होगा। ठीक है, 29 का क्या आंसर होगा, तो 29 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा साउंड वेव, साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है बल्कि यह एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। ठीक है, तो डायमंड के लिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.41 डिग्री होता है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 के बाद हमारा को जो क्वेश्चन है वो है 31 है, फोटोन का एनर्जी क्या होता है, ई का फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एच न्यू। उसके बाद है हमारा सेकेंड, इसके बाद कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, बी नॉट बाई म्यू नॉट, बी नॉट बाई यू नॉट हो जाता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। 33 है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा बात सही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक आपको बात ध्यान देना होता है कि इसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज जो होता है, ठीक है, उसमें जो आपका हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि 33 का आंसर आपके पास हो जाएगा, 33 का आंसर है आपके पास बी, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी वोल्टेज से। नेक्स्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ डायरेक्ट करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ डायरेक्ट करंट कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे 0। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज, करंट कैरिंग कॉइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो इसका भी हो जाएगा हमारा ए, NIA। ठीक है, नेक्स्ट है 35 के बाद 36 है, 36 में आपको पूछा गया है रियल एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, 36 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब है हमारे पास 37, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, तो पावर फैक्टर के लिए आप मैच करेंगे ए, R/Z को हम पावर फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, 38, LR सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, tan इनवर्स ओमेगा L/R। 38 के बाद हमारा 39 है, 39 में आपको पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वह किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा VS/VP, सेकेंडरी वोल्टेज बाई प्राइमरी वोल्टेज। हमारा 40 क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो दोनों का डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा m टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर -1, यानी आंसर ए। ठीक है, 40 का आंसर ए होगा। 41 का आंसर आपका हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट पूछा है तो एम्पियर इंटू मीटर, 41 का आंसर सी होगा। ठीक है, 42 का आंसर क्या होगा, 42 में वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन के लिए इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है MB1 - cos थीटा, 42 का आंसर सी होगा। ठीक है, और भाई 43 में हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, M + D/F। हमारा 44 है,
44 नंबर क्वेश्चन है कि पावर ऑफ टू लेंस, लेंस को अगर कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका पावर P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का, यानी कि 44 का ए। 45 का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है, और पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको बस N2/N1 का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से आंसर आ जाएगा 9/8। 45 का हो जाएगा आंसर सी। 46 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, तो 46 का आंसर डी। 46 हो गया। उसके बाद हमारा 47 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या नेचर होता है, तो 47 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, साइन ऑफ ए प्लस लैम्डा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ठीक है। अब इसमें हमारा है 48 के बाद हमारा 49 है, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, इसका डायरेक्ट आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ पाथ हो जाएगा, ठीक है, यानी ए। 50 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी वही रिलेशन होता है, बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, यानी हमारा 50 का आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है 51, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। 51 का आंसर आप मैच करेंगे बी, 51 का हो जाएगा हमारा बी। 52 का आंसर क्या होगा, इसमें एक रिलेशन दिया गया है, BH और N में क्या रिलेशन है, तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। 53 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 53 क्वेश्चन में आपसे फिर भी एक और रिलेशन पूछा गया है BH और B में और tan थीटा में, तो इसका रिलेशन आपका हो जाएगा 53 का ए, यानी कि B इक्वल टू BH tan थीटा। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, तो परमिटिविटी बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, यानी कि 54 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारा 55 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा, इसमें भी कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो इसका हो जाएगा हमारा ए, इसमें भी आंसर ए हो जाएगा 55 का। और 55 के बाद 56 है, 56 में कौन सा रिलेशन करेक्ट है, सी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद है 57 में एनर्जी का फॉर्मूला mc स्क्वायर, आइंस्टीन का फेमस थ्योरी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। 57 के बाद है हमारे पास 58, यानी कि 58 का बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल, बाइनरी नंबर यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको बताना है कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नैंड गेट का एग्जांपल कौन है, तो नैंड गेट दिख रहा है लास्ट वाला डी ऑप्शन जो हमारा नैंड गेट है। 60 हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला हाफ लाइफ का होता है 0.693/लैम्डा, ठीक है, ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। हम 61 क्वेश्चन में आ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सी बात सही है, तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं बल्कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसमें हीलियम का न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। अब बोला गया है कि एक हमारा रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, एक रिएक्शन दिया गया है, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन इसमें इनकरेक्ट है, कौन निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, कौन सही है, तो सही के लिए आपको बस इसमें देखना होगा कि कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 38 है यहाँ पे इस तरफ, तो इस तरफ भी 38 है, ठीक है, और इधर है ये वाला तो हमारा इनकरेक्ट है, जो हमारा सबसे लास्ट वाला है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब चेक करना होगा यहाँ पे कि ये कितना है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो डी और सी हमारा इनकरेक्ट है, और बी और ए में आपको बस देखना है, तो बी और ए में हमारा ए शायद इनकरेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे 92 और यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है,
ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा 62 के बाद 63। ठीक है, 63 देखेंगे क्या है, बस आपसे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म पूछा गया है 63 में, तो 63 का आप आंसर टिक करेंगे ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 63 के बाद हमारा है 64। 64 में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला पूछा गया है, तो E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है बस। ठीक है, आपको ये वाला ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा 65, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। 65 के बाद है हमारा 67, 65 के बाद 66 है, जिसमें स्फेरिकल कंडेंसर का कैपेसिटेंस पूछा गया है। ठीक है, तो 66 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RR बाई R माइनस R। ठीक है, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पूछा गया है, 1 म्यू 2 क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 67 का ए हो जाएगा, म्यू 2 बाई म्यू 1। उसके बाद है हमारा रेटिना पे जो इमेज बनता है वह कैसा इमेज बनता है, तो आपको पता होना चाहिए रेटिना पे रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, बाद में ऑप्टिकल नर्व उसको सेंस करके हमें दिखाता है सीधा। ठीक है, पहले इन्वर्टेड ही बनता है। अब है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना होता है। ठीक है, ये हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, माइनस FO बाई FE। और हमारा सबसे फाइनल क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो किस वजह से बनता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से बनता है। ठीक है, और आई होप कि आपका सभी आंसर आप मैच कर लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।